दोस्तों एक सहेली अपनी सहेली के घर जाती है उसकी कुछ किताब लेने के लिए। दोस्तों वो गलती से उस सहेली के कमरे को छोड़ करके उसके पिता के कमरे में घुस जाती है। दोस्तों उसके कमरे में जाती है और अलमारी में पड़ी किताबों को उलट पुलट करके देखने लगती है। चूंकि वो जो किताब लेने आई थी वो किताब उसे उस अलमारी में तो मिल ही नहीं रहे थे। दोस्तों उस अलमारी के अंदर जो किताबें थी उस किताबों के अंदर काम सूत्र का ढेर सारा विवरण चित्र सहित लिखा होता है। दोस्तों वो लड़की उस काम सूत्र के किताब को जब देखती है तो वो मचल उठती है, उसके अंदर कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है। दोस्तों वो किताबों को पलट करके देखने लगती है जिसमें सचमुच काम सूत्र के ढेर सारे पोजीशन और ढेर सारी बातें लिखी होती है। दोस्तों वो लड़की 18 साल की बिल्कुल जवान थी और अपनी जवानी की दहलीज पर थी, जिससे वो इन किताबों के अंदर खो जाती है और उलट पुलट करके उन पन्नों को काम सूत्र की किताब को पढ़ने लगती है और चित्र को देखने लगती है। दोस्तों जो लड़की का पिता था वो जब देखता है कि काफी देर हो गया है और मेरी बेटी की जो सहेली है वो अभी इस कमरे से बाहर नहीं आई, तो वो उसको जांचने और परखने के लिए जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि उसी के कमरे में उसकी सहेली की आवाज आ रही होती है। दोस्तों वो उस रूम के दरवाजे पर जाता है और वहीं पर जा करके जब वो उस लड़की को देखने लगता है तो उस लड़की के अंदर अलग सी आग लग गई होती है और वो मचल रही होती है उस किताब की बातों को पढ़ पढ़ करके और उन किताब की चित्रों को देख देख करके। दोस्तों वो लड़की अपने अंदर कुछ ऐसी कसमकस पैदा कर लेती है जिससे वो जो उसकी सहेली का पिता था वो उस लड़की को देख करके उसके अंदर भी आग लग जाती है। क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो 10 साल पहले ही मर चुकी थी, तब से ये अकेले रह रहा था और इसको भी किसी से संपर्क बनाए काफी दिन हो गया था। दोस्तों वो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की अपने हाथों को अपने यौन क्रिया को करने के लिए अपने स्तन पर और अपने शरीर पर फिराने लगती है और बिल्कुल गर्म हो जाती है। दोस्तों मौका पा करके वो उसकी सहेली का जो पिता था उसको पीछे से अपनी बाहों के अंदर जकड़ लेता है और अपनी बाहों के अंदर जैसे ही जकड़ता है उस लड़की के जो धड़कन होती है वो तेज रफ्तार से चलने लगती है और जोर जोर से उसका जो सीना है वो धड़कने लगता है। दोस्तों वो ये समझ नहीं पाती कि आखिर कौन है जो मुझे अपनी बाहों के अंदर जकड़ लिया है, और जैसे ही वो पलट करके देखती है तो वो कोई और नहीं था, उसकी सहेली का जो पिता था वही उसे अपनी बाहों के अंदर जकड़ करके रख लिया था। दोस्तों वो अपने सर को उसके कंधे पर टिका देती है और कहती है कि आज मुझे छोड़ दो, मुझे गलती हो गई जो आपके रूम में आ गई। लेकिन जो उसका पिता था वो कहता है कि आज तुम्हारे अंदर जो आग लगी है इसको मैं शांत कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। दोस्तों फिर क्या, वो जबरदस्ती उस लड़की के साथ सेक्स करता है, उसके साथ यौन क्रिया करने लगता है। दोस्तों 2 घंटे के बाद वो लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके अंदर लगी आग बुझ जाती है और वो कमरे से बाहर आ जाता है और वो लड़की भी कमरे से बाहर आ जाती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांटिक एक कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों एक परिवार होता है जिसमें 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार होता है, जिसमें एक पिता और उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों बड़ा जो बेटा होता है जिसकी उम्र अभी लगभग 11 साल होती है और एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष होती है। दोस्तों 7 वर्ष की उम्र में और 11 साल की उम्र में उन दोनों की जो माँ होती है वो बहुत ही बीमार हो जाती है और इस दुनिया को छोड़ करके भगवान की प्यारी हो जाती है। दोस्तों उन दोनों बच्चों का लालन पालन उसके पिता ही करते हैं और
उन दोनों बच्चों को खूब पढ़ाने लिखाने की वो सोच रहे थे और उन्होंने दोबारा से शादी भी नहीं किया और ये सोच करके शादी नहीं किया कि अगर कोई लड़की या कोई महिला आएगी तो इन दोनों बच्चों को सौतेली माँ का प्यार मिलेगा और इन्हें वो हमेशा सताती रहेगी। दोस्तों इसी बात की वजह से वो शादी नहीं करते हैं और इन दोनों बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बड़ा बेटा अब लगभग इंटर पास कर चुका है और उसकी उम्र 17 वर्ष हो जाती है और वो पढ़ने के लिए अपने शहर को छोड़ करके दिल्ली शहर में चला जाता है। दोस्तों ये प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज से वो दिल्ली जाता है और वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों इधर उसकी जो बहन है उसकी उम्र लगभग 15 साल हो जाती है और वो भी इंटर में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों उसकी जो बहन है उसकी एक बहुत ही खास सहेली के साथ दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे। दोस्तों आते जाते समय वो दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ने आया जाया करती थी और हमेशा वो एक दूसरे की खुशी और दुख में शामिल हुआ करती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, जो उसकी सहेली है जिसका नाम पूनम होता है, पूनम उस अपनी सहेली के घर आती है जिसकी माँ बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी। दोस्तों उसकी सहेली का नाम रितिका होता है और रितिका के पास जब पूनम आती है तो उसके जो पिताजी होते हैं उससे मिलती है और उसके जो पिताजी हैं वो पूनम से मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों जो पूनम है वो कहती है कि हाँ अंकल, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों तब से जो पूनम और रितिका हैं वो अक्सर रितिका के घर जो पूनम है वो आया और जाया करती थी। दोस्तों एक दिन जो पूनम है वो रितिका के घर आती है और कहती है कि बड़ी देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोगों को स्कूल चलना है और आज स्कूल में 15 मिनट पहले पहुंचना है क्योंकि हम लोग हर रोज लेट ही पहुंचते हैं। दोस्तों जो रितिका होती है वो जल्दबाजी में तैयार होती है और निकल पड़ती है अपने स्कूल की तरफ, लेकिन वो जैसे ही आधी दूरी पे पहुंचती है तो उसे याद आता है कि उसने अपना टिफिन लाना भूल गई है। दोस्तों वो पूनम से कहती है कि यार इतनी जल्दी में हम लोग तैयार होकर के स्कूल आने की तैयारी करने लगे और उसी जल्दबाजी में मैंने अपनी टिफिन ही भूल गई। अब दोपहर की छुट्टी में हम खाएंगे क्या? अगर खाएंगे नहीं तो भूखे रह जाएंगे। दोस्तों जो पूनम थी वो कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं और तुम वापस चलते हैं और तुम्हारी टिफिन लाते हैं। लेकिन जो रितिका थी वो मना कर देती है और कहती है कि यार वैसे भी लेट हो रहा है। लेकिन जो रितिका होती है वो कहती है कि यार चलो कुछ नहीं, आज तुम्हारी ही टिफिन से काम चला लेंगे और भूल गए हैं तो वापस नहीं चलते हैं। लेकिन जो पूनम होती है वो कहती है कि कोई नहीं, मैं जा रही हूँ, तब तक तुम आराम आराम से चलते रहो, मैं दौड़ करके जाती हूँ और दौड़ करके तुम्हारी टिफिन ला देती हूँ। दोस्तों इतना कह करके वो अपने बैग को रितिका को देती है और वापस रितिका के घर उसकी टिफिन लेने के लिए चल पड़ती है। दोस्तों दौड़ते हुए वो आती है और कहती है कि अंकल, रितिका अपनी टिफिन भूल गई है तो मुझे किचन का रास्ता बता दो। दोस्तों वो कहते हैं कि बेटी सामने वाला जो रूम है उसके जस्ट बाएं वाला जो रूम है वो किचन का रूम है, तुम जाओ और वहां से टिफिन ले लो। दोस्तों पूनम जाती है और रितिका की जो टिफिन है उसे लाती है और उसको दे देती है। दोस्तों धीरे धीरे जो समय है वो बीतने लगता है और पूनम रितिका के घर हमेशा आया जाया करती थी। दोस्तों एक दिन जो रितिका थी वो अपनी एक किताब भूल जाती है और पूनम उसकी किताब लेने के लिए वहां उसके घर आ जाती है। दोस्तों वो उसकी किताब लेने के लिए उसके कमरे के बजाय वो उसके पिता के कमरे में चली जाती है और अलमारी में पड़ी किताबों को उलट पुलट करके देखने लगती है। दोस्तों वो उन किताबों को उलट पुलट करके देख रही थी, तभी अचानक उसकी निगाह
एक ऐसी किताब पर पड़ जाती है जिसे देखने के बाद वो अपनी नजरें उस किताब से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, उस किताब का नाम था काम सूत्र की किताब। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी के बीच में कैसे रिलेशन बनाना चाहिए, किस पोजीशन में एक दूसरे के साथ सेक्स करना चाहिए, वो सारी बातें इस किताब के अंदर अच्छे से चित्र सहित दर्शाया गया था और पूरा विवरण भी लिखा गया था। दोस्तों, जो पूनम होती है वो उस किताब को अपने हाथ में उठा लेती है और पन्ना पलट पलट करके वो काम सूत्र की जो किताब होती है उसे पढ़ने लगती है। दोस्तों, जो पूनम थी वो लगभग 18 साल की जवानी में पहुंच चुकी थी और 18 साल की गदराती जवानी को लेकर के वो काम सूत्र की किताब पढ़ने में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। दोस्तों, उसके अंदर आग लग जाती है, उसके यौवन के अंदर कुछ अलग सी बेचैनी होने लगती है और वो आज कुछ अलग फीलिंग उसके अंदर आने लगती है। दोस्तों, वो किताबों को पलट करके देख रही थी, तभी अचानक उसे किसी की आहट होती है और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखती है तो दरवाजे पर उस लड़की रितिका के जो पिताजी होते हैं वो खड़े होकर के पूनम की सारी हरकतों को देख रहे होते हैं। दोस्तों, पूनम शर्मा जाती है और अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और उस किताब को बंद करके उसी अलमारी में रख देती है और कमरे से बाहर जाने की सोचने लगती है। लेकिन जो वो अंकल थे, जो रितिका के पिता थे, वो उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पूनम, आज तुम्हारी जो आग है वो मैं बुझा दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वो सारे सेक्स कर सकता हूं जो इस किताब के अंदर दर्शाया गया है। दोस्तों, पूनम डर जाती है और डर के मारे उसकी जो धड़कन होती है वो तेज रफ्तार से चलने लगती है और वो अपने आप को उनसे अलग करना चाह रही थी। लेकिन वो जो अंकल थे वो उसे बहुत ही जोरदार तरीके से पकड़ लेते हैं और उसे अपने बेड के ऊपर उठा करके पटक देते हैं और कहते हैं कि चिल्लाओ मत, आज मैं सब कुछ कर दूंगा जो तुम इस किताब के अंदर देख करके मचल रही थी। दोस्तों, पूनम की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रजामंदी हो जाती है और वो भी सोच रही थी कि यार मजा तो खूब आएगा, और वो बस दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करने लगते हैं। दोस्तों, पूनम को बहुत ही मजा आ जाता है और वो जो अंकल होते हैं उसके साथ 2 घंटे तक लगातार संबंध बनाते हैं और 2 घंटे का संबंध बनाने के बाद उसे बिल्कुल शांत कर देते हैं और पूनम फिर से उस कमरे से बाहर आती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अब ये हमेशा का हो गया था, जब भी पूनम रितिका से मिलने उसके घर आया करती तो कहीं ना कहीं वो मौका निकालने की कोशिश करती कि अंकल के साथ एक बार संबंध बना करके ही घर जाऊं। दोस्तों, ये धीरे धीरे जो सिलसिला है वो 6 महीने तक चलता है और उन्हीं 6 महीनों के बीच में जो पूनम होती है वो रितिका के पिता के बच्चे की मां बन जाती है। दोस्तों, वो गर्भवती हो जाती है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई और नहीं बल्कि रितिका के पिता का ही बच्चा होता है। दोस्तों, अब उसकी जो माहवारी थी वो भी बंद हो जाती है और ये बात वो किसी से भी जाहिर नहीं करती है। बस मन ही मन वो डर रही थी कि कहीं अगर इस बात का पता हमारे घर वालों को चला तो वो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे ये बात रितिका को पता हो जाती है कि ये जो है बच्चे की मां बनने वाली है और ये गर्भवती हो गई है। दोस्तों, वो उसे डांटने लगती है और उसे फटकारने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे इस बात का पता भी चल जाता है कि इसको मां बनाने वाला बल्कि कोई और नहीं, मेरा ही पिता है। दोस्तों, वो अपने पिता को भी बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी ही सहेली के साथ आप अपना मुंह काला कर लोगे। दोस्तों, वो जो उसका पिता था वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वो बहाना बना रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे जो पूनम होती है उसका पेट बाहर आने लगता है और अब वो बिल्कुल जग जाहिर होने लगता है कि पूनम किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। दोस्तों, पूनम को अपनी ये हंसी लोगों के बीच में
अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने घर और अपने मकान को छोड़ करके दूर शहर में जा करके रहने का फैसला कर लेती है। दोस्तों वो अपने इस शहर को छोड़ करके वो दिल्ली शहर में जा करके अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों दिल्ली के शहर में वो जाती है और जाने के बाद वो 2 महीने के बाद उसका जो बच्चा होता है उसके गर्भ से बाहर आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है। दोस्तों उसका जन्म होता है और वो उसे एक अनाथ आलय में छोड़ देती है। दोस्तों अनाथ आलय में छोड़ने के बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को वो किसी तरीके से पाल और पोसने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे उस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि वो लड़का इसी रितिका का भाई था जो पढ़ने के लिए दिल्ली में गया हुआ था। दोस्तों वो जो लड़का था जिसका नाम अमित होता है, अमित से इस पूनम को एक बार फिर से प्यार हो जाता है, लेकिन पूनम इस प्यार से बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और हमेशा अमित से केवल बातें किया करती थी, उससे मिलने के बारे में कभी भी नहीं सोचती थी। और मिलने के नाम पर जब भी अमित उसे बुलाता तो जो पूनम थी वो डर जाया करती और उससे मिलने के लिए कभी भी नहीं जाती। दोस्तों इस पर जो अमित था वो गुस्सा हो जाता और एक दिन अमित उस पूनम से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मुझसे मिलने में इतना डर क्यों लगता है। दोस्तों जो पूनम थी वो सारी सच्चाई बताने लगती है क्योंकि पूनम को नहीं पता था कि ये जो अमित है वो रितिका का ही भाई है। दोस्तों वो अपनी आप बीती बता देती है कि आज से लगभग 1 साल पहले वो किसी मर्द के साथ संबंध बनाई थी और वो मर्द इसका गलत फायदा उठाता है और इसे मां बना देता है। और जब उसका बच्चा मेरी कोख में पलने लगता है तो वो पलड़ा झाड़ लेता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और ना तो मैं इसको जानता हूं और ना ही मैं इसके साथ कभी संबंध बनाया हूं, जिस वजह से मुझे अपने बच्चे को जन्म दे करके अनाथ आलय में रख दी हूं और वहीं पर उसे छोड़ करके अपनी जिंदगी बिताने लगी हूं। दोस्तों जब अमित उस लड़की की ये बातें सुनता है तो वो सोचने लगता है कि यार ये दुनिया कितनी बेरहम है, कितना ज्यादा लोगों का फायदा उठा लेती है। दोस्तों अमित उससे वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन बस एक बार उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों जो पूनम थी वो उसका नाम बताने लगती है कि उसका नाम रविशंकर है और रविशंकर प्रयागराज का रहने वाला है और वहीं मेरा लालन पालन हुआ था और आज मैं उस प्रयागराज को छोड़ करके दिल्ली में अपनी जिंदगी अकेले ही बिता रही हूं। दोस्तों फिर क्या, वो बताती है कि मेरी एक सहेली थी जिसका नाम रितिका था और रितिका के जो पिताजी थे उन्होंने ही मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी। दोस्तों अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अमित ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भला ऐसा मेरे ही पिता इस लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वो उसी दिन से कसम खाता है और कहता है कि पूनम कुछ भी हो जाए तुम्हें मैं इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। दोस्तों वो पूनम को अपने घर लाता है और कहता है कि ये वही व्यक्ति है ना जो तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके अपना पलड़ा झाड़ लिया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया हूं। दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ ये वही व्यक्ति है, लेकिन इसे आप कैसे जानते हो। दोस्तों अमित कहता है ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा ही पिता है और मैं इसका पुत्र हूं। दोस्तों फिर क्या, अमित उसके खिलाफ कंप्लेन करता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा देता है। दोस्तों अब जो अमित था उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बेचैनी थी वो कम होती है और वो उसी पूनम के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बिताने लगता है और रविशंकर जो अमित के पिताजी थे उसको उसके किए की सजा पुलिस वाले जेल के अंदर दे रहे हैं। दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए
हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।